अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डिस्कशन के लिए जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे रऊफ़ हसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, उन पे हमला हुआ और पीटीआई रहनुमा पर ख्वाजा सराओं ने जो है वो हमला किया और जिससे उनके चेहरे और उनकी गर्दन पर कट लगे और पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो अब तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इसके ऊपर एक पैकेज देखते हैं, देख के वापस आते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। सियासत में अदम बर्दाश्त बढ़ने लगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में अफसोसनाक वाक़या। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन पर तेज धार आले से हमला। रऊफ़ हसन निजी चैनल के दफ्तर में रिकॉर्डिंग करवा कर बाहर आए तो काले रंग की मेहरान गाड़ी में सवार ख्वाजा सराओं ने हमला करके तेज धार ब्लेड से चेहरे पर वार किया। तहरीक इंसाफ ने हमले का मामला ईवान बाला में उठाया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ये सब नाकाबिले कबूल है। ये इत्तेफाकन नहीं है, हमें इसकी इंक्वायरी और उस पे उनको गिरफ्तार करना, उन लोगों को जो इस ज्यादती के मुर्तकिब हुए हैं, हमें 24 घंटे के अंदर हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली सही, चाहे वो फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत सही, लेकिन उनको ये रिपोर्ट देनी होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने अस्पताल पहुंचकर रऊफ़ हसन की इयादत की। बोले ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी लेने के लिए अटैक किया गया। वाक़े की पूरी छानबीन की जाए। ऐसा लग रहा है जिस तरह उसकी ज़िंदगी पे अटैक किया गया है। ऑलमोस्ट हाफ एन इंच का फ़र्क लग रहा है। उसका जुगुलर वेन जो है वो बच निकला है। हम मुतालबा करते हैं कि रऊफ़ हसन साहब के ज़िंदगी पे जो अटैक हुआ है इसको डीप तक चला जाए और आप इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। हम इसको बहुत कंडेम करते हैं इस अटैक को। इस्लामाबाद पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सीसीटीवी और सेफ सिटी कैमरों की मदद हासिल की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि बज़ाहिर कातिलाना हमला मालूम होता है। अबू बकर साहब, इस्लामाबाद जैसे शहर में और वो भी इतने सीनियर रहनुमा हैं, उन पर इस तरह का हमला होना आपको क्या लगता है? क्योंकि पीटीआई तो कह रही है कि ये इत्तफाकन नहीं हुआ है, या क्या ये इत्तफाक है जिस तरह से रोज़मर्रा आम लोगों के साथ भी इस तरह के हादसा हो जाते हैं? क्या ये उस तरह का कोई हादसा है या फिर जो रंग पीटीआई देना चाह रही है वैसा भी कोई मामला हो सकता है? देखिए, ये जो आज वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक है कि अदम बर्दाश्त जो है वो हमारी सोसाइटी में इस हद तक चली गई हुई है और ख़ुसूसन ये जो सियासी मामलात हैं इसका बैकग्राउंड तो यही है। लेकिन इस्लामाबाद जैसा शहर जो हमारा कैपिटल सिटी है और जिसको कंट्रोल करना और सेफ सिटी के कैमरों के साथ मॉडर्न पुलिसिंग करना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। वहाँ इस तरह की वारदात का हो जाना और एक निजी चैनल के बाहर हो जाना और एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात मैं कहूँगा उसका जो तर्जुमान है, अगर दिन दिहाड़े उसकी ज़िंदगी के ऊपर इस तरह का अटैक हो जाए, बड़ा सवियर किस्म का हुआ है। मतलब इसमें उनके शाहरग के बहुत करीब अटैक हुआ है, 19 टाँके लगे हैं उन्हें। तो ये हर हवाले से अफसोस की बात है, हर हवाले से इस पर कंसर्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं तवातुर से हो रही हैं। 2-4 रोज़ पहले जो है वहाँ पे एक धरना हो रहा था, वहाँ पर भी एक गाड़ी चली गई, उसमें से 1 या 2 लोगों की जाबाक होने की उसमें इत्तला है। तो कैपिटल सिटी में अगर इस तरह पुलिसिंग के मामलात हैं, दिन दिहाड़े लोगों को भी उठाया जाता रहा है। माजी में भी 1-2 जर्नलिस्टों के ऊपर भी इस तरह की इस नौइयत के अटैक हुए थे जो ख्वाजा सराओं वाले। तो ख्वाजा सरा जो हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि उनके यहाँ ये अदम बर्दाश्त किस तरह से आ गई, या उनके पीछे किसी का इशारा है या क्या है। इस पे तो बहरहाल तहकीकात होंगी तो उसके बाद कोई हतमी राय कायम होगी। और अबू बकर साहब, आपको लगता है ख्वाजा सराय थे या कोई भेस बदल के इस तरह का भी? देखिए, इसमें तो कोई तहकीकात होंगी। अपेरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा ना तो इस तरह से चादरें और ढाटे मार के फिरते हैं और ना इस तरह से जॉगर्स पहन के फिर रहे होते हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें बाकायदा देखा जा रहा है कि एक शख्स इसको मॉनिटर करके उसकी वीडियो भी बना रहा है जी। और फिर इन ख्वाजा सराओं को हाका लगाकर वारदात के बाद साथ भी लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये जो ख्वाजा सरा हैं ये तो हमारी सोसाइटी से ओवरऑल तवज्जो और मतलब आप कह लें कि जो एक शफकत के मुतमन्नी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा। अगर इनका रवैया इस तरह से हो गया, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि ये पुलिस थाने में भी घुस गए और वहाँ भी इस तरह के रवैये थे।
लेकिन जो भी है इस सारे मामले का जो आप कहने की एक हतमी नतीजा जो है, ठीक है, वो तो यही है कि जो सूरत हाल चल रही है, जो उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, चले ये तो वाक़याती शहादतें जो है वो तो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि ये खराबी हर सतह के ऊपर बढ़ रही है हमारे ठीक हो गया। चले अब तो ये तो तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा ना कि आखिर ये असली मामला है क्या। नुक़ैज़ साहब, ख्वाजा सराओं का इस तरह से हमला करना एक ज़ाहिर है, पता नहीं अब वो जानते थे उनको कि ये रऊफ़ हसन साहब हैं या नहीं है, अब पता नहीं कोई मांगने पे कुछ तकरार हुई है, क्या सीन हुआ होगा, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया सुमेरा। हमला तो कातलाना है, हमने भी देखा, आपने भी देखा, और उनकी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये ख़तरनाक काम था। थोड़ा सा भी जो ब्लेड है वो लेफ़्ट राइट हो जाता, कोई उसकी पोजीशनिंग गलत हो जाती जी बिल्कुल, तो रऊफ़ हसन साहब की जान जा सकती थी। लिहाजा इस पे तो अफसोस का इज़हार है बहुत ज़्यादा, और कंडेम करते हैं इसको, ये नहीं होना चाहिए था, नहायत अफसोसनाक है। लेकिन सियासतदान जो है सुमेरा, उसकी एक निजी लाइफ भी होती है, और उस निजी लाइफ में उसके दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो ये तय होना बाकी है, चूँकि मुझे नहीं पता कि वो हमला उन्होंने क्यों किया, ना आपको पता है ना अबू बकर साहब को पता है। लिहाजा जब तक बात सामने नहीं आएगी हम कैसे किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। अच्छा, इल्ज़ाम तराशी करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि सियासी दुश्मनी में फिर सियासी नहीं, हाँ जी। फिर दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि लेन देन का मामला होगा, जैसे आपने कहा, ठीक है, तो ये दोनों तरफ की राय आ गई। अच्छा वैसे नुक़ैज़ साहब, सॉरी आपकी बात कट करी हूँ, अगर ऐसे कोई लेन देन का मामला हो, मांगा हो, तल कलामी हो गई हो, कि फिर वो ब्लेड लेके थोड़ी हाथ में फिरेंगे और वो फौरी वो अटैक भी कर देंगे। मुझे नहीं पता क्या मामला है ना, मैं कैसे इस पर राय दे सकता हूँ, तो वो हम तो अज्यूम कर रहे हैं ना हर चीज़। दूसरी बात ये कि ये कहना कि इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं, लिहाजा ये पैटर्न वो है, ख्वाजा सरा जो हैं वो जॉगर नहीं पहनते, ख्वाजा सरा चादरें नहीं लेते। मैं आपको कितने ख्वाजा सरा दिखाऊं जो पूरी तरह मुकम्मल औरत के रूप में, यानी वो इस तरह के ब्लेड से हमले तो नहीं करते, लेकिन आप जाएं, हम लाहौर में बैठे हैं, आप जाएं कैंपस चौक पे जाएं, मुख्तलिफ जो चौक हैं लाहौर के, तो वहाँ पे दूर से आपको ऐसे लगेगा कोई खातून है, जी, और वो मांगते हैं आपसे, और जब आप फैमिली के साथ हों तो वो बड़े नाजेबा किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। लिहाजा ख्वाजा सराओं पे लोग पहले भी कहते रहे हैं कि इनको लगाम डालें, ये फ़कीर को तो आप कह देते हैं माफ़ करें, इनको आप क्या कहें, नहीं लोग कह सकते, गर्मी में भी जिनकी एसी भी नहीं लगा होता वो भी शीशे चढ़ा लेते हैं, और वो जो बेचारे मोटरसाइकिल पे हैं वो क्या करें, उनके पास आके ये पैसे मांगते हैं, और पैसे ना देने पे फिर जो ये हरकत करते हैं। लेकिन ये मामला एक साइड पे रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा सराओं को तलाश करना कोई मसला नहीं, फुटेज आपके पास है, और इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, ये कोई मसला ही नहीं है, और मुझे लगता है कि कल तक ये ख्वाजा सरा गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा। और मामला भी सामने आ जाएगा कि हुआ क्या है। ऐन मुमकिन है अब तक वो गिरफ्तार भी हो चुके हों, लेकिन उनकी गिरफ्तारी डाली ना गई हो, ठीक है। लिहाजा ये मामला बज़ाहिर तो लगता है इस तरह के कोई ऐसी बात हुई है जिस पे वो गुस्से में है, और बल्कि कोई साहब बता रहे थे कि इससे पहले भी उन्होंने कोई रैकी की थी, किसी पहले की खबर आ रही है कि इन्हीं की कोई रैकी की गई है, इन्हीं की रैकी की, इनको कोशिश की गई है कोई हैरास, यानी उस वक्त उनका दाव नहीं चला, आज उनका दाव चल गया। और इस तरह से जिस तरफ अबू बकर साहब इशारतन बात कर रहे हैं ना, वहाँ करना हो ना तो वहाँ ब्लेडों से हमले नहीं किए जाते, वहाँ अगर किसी ने मारना हो तो वो सीधा मार के चला जाता है। ये देखें पुलिस में जब आप देखते हैं ना कुछ केसेस पुलिस के, तो कोई ऐसी उनको जब लाश मिलती है ना जिस पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके मारा गया हो, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों, तो पुलिस में पहला जुमला ये कहा जाता है कि ये गैरत का मामला है। गैरत के मामले पे इंसान सिर्फ किसी को मारता नहीं बल्कि बेरहमी से मारता है, सही है। इसलिए ये जो मामला है इसमें तहकीक की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता मामला हुआ क्या है, और मैं नहीं किसी का नाम ले सकता, मैं कोई और बात भी नहीं कर सकता। लिहाजा जब तक ये मामला सामने नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं अता तारड़ साहब ने भी इस अमल को अफसोसनाक करार दिया है, और हर शख्स को इसकी अफसोसनाक करार देना चाहिए कि इस तरह के हमले किसी भी शख्स पे, रऊफ हसन साहब पे क्या, किसी आम शख्स पे भी नहीं होने चाहिए। और सियासी लोग जो हैं उनका मसला ये है कि उन पे जब इस किस्म का कोई अटैक पर्सनली भी हो जाए किसी और मामले में भी, तो उसके डांडे जो हैं वो उनकी मुखालिफ सियासी पार्टी से या मुखालिफ से जा मिलाए जाते हैं। सही है। मुझे चूंकि नहीं पता इस मामले का, लिहाजा जब ये आ जाएगी, खबर पूरी आ जाएगी, मामला सामने आ जाएगा, फिर इस पर डिस्कशन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलें अगला हमारा टॉपिक जो है अबू बकर साहब भी बड़ा अहम है, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो हम देख रहे हैं बड़े दिनों से
बयानात भी दे रहे हैं, हुकूमत मुखालिफ बयानात दे रहे हैं और जो उनका झुकाव है वो पीटीआई की तरफ होता है। तो अब मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। असद कैसर साहब की मुलाकात हुई है और मज़ीद मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। तो क्या कोई जो सियासी जो तहरीक है, एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं हो सकी है, वो अब शुरू हो जाएगी? क्या फ़ायदा होगा इस मीटिंग का? देखें, ये मीटिंग्स तो तवातुर के साथ जारी हैं और इसका जो आखिरी मकसद है वो भी दोनों जमातों की तरफ से यही है कि जो कम अज़ कम जो हमारे इत्तेफाक हैं आपस में, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मैच करता है, तो उस पर तो कम अज़ कम खड़े होकर कोई तहरीक चलाई जाए या कोई ऐसा दबाव बढ़ाया जाए, कम अज़ कम हुकूमत जो है किसी मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ तो आए ना। ठीक है, तो ये उसके लिए सारा काम हो रहा है। और इसमें मौलाना साहब की पोजीशन अब अमलन जो है वो समझते हैं कि पीटीआई के और उनके दरमियान ये जो फासले हैं, ये आलमोस्ट इख्तलाफ राय जो है ये सियासी तौर पर ये तकरीबन 25 साल तक मुहित है। ठीक है, लेकिन वो समझते हैं कि कम से कम दो नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर हम इस इत्तेफाक हो सकता इख्तलाफ है। को साइड पे रख के, एक तो ये है कि इंतखाबात में धांधली का जो कल्चर है हमारे यहाँ, ठीक जो है। कि बढ़ता जा रहा है हर इलेक्शन के साथ। दूसरा, वो समझते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासी उमूर में मुदाखलत है, इसको लेकर जो उनकी पोजीशन है, वो समझते हैं कि ये दो नुक्ते ऐसे हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई जा सॉरी टू सकती है। से पीटीआई के साथ मिलकर कैसे इस तरह की मूवमेंट चलाई जाए? पीटीआई तो खुद एस्टैब्लिशमेंट के नहीं, पास जाना चाह रही है। वो सोच रहे हैं इस बात को, क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं इसमें तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है ना। ये तो डेडलॉक जो आप बता रही हैं, ये तो अगर दूसरी बात वो सोच रहे होते तो फिर तो डेडलॉक होता, फिर वो आपस में ना बैठ रहे होते, ना मिल रहे होते। मेरे पास खबर दूसरी तरफ ये से है कि जवाब वो ये नहीं आ रहा, सोच रहे इसलिए हैं। डेडलॉक हाँ है। जी, दूसरी तरफ से नहीं, मेरी जो इतला है, मौलाना ये सोच रहे हैं कि ये दो वो नुकात हो सकते हैं कम से कम जिनके ऊपर इकट्ठे होकर मौजूदा हुकूमत या जो 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज हैं उनको हम ग्राउंड के ऊपर, रोड्स के ऊपर, पार्लियामेंट में मिलकर चैलेंज कर सकते हैं, जिससे कम से कम ये मोटिव तो मिले कि कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो सके हुकूमत के साथ। तो इसके ऊपर काम चल रहा है और ये किसी भी वक्त जो है मामलात मैच्योर हो सकते हैं। अभी ये फर्दन मुलाकातें हो रही हैं, इसके बाद हो सकता है कोई डेलीगेशन की शक्ल में हाँ भी जी, कोई मुलाकातें वक्त भी हों मुलाकात और करें। बहुत जल्द अगर कोई डेवलपमेंट ना हुई हुकूमत के फ्रंट से, तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली हमें एक ही मोमेंट में ये दोनों लोग नजर आएंगे। ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस हमें पिछले दिनों नज़र आती रही है पीटीआई की तरफ से, मुझे लगता है जो दूसरा नुक्ता है फजलुर रहमान साहब का, उसी की वजह से नज़र आती रही है। अच्छा नुखैज साहब, आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर डेवलप कर सकेगी मेरा ये प्रेशर मुलाकातें? प्रेशर कोई नहीं डेवलप कर सकते। अच्छा, और दूसरी बात, प्रेशर। आप देखें कितनी अच्छी अबू बकर साहब ने बात की कि बाकी 25 साल के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन 2 पॉइंट दोनों के एक जैसे हैं, तो उन्होंने कहा हम उसी पे एक दूसरे से तो बात करते हैं। डेमोक्रेसी से रेलेवेंट है ना सुने दोनों। ना, जी जी ये बात जब कही जाती है कि पीटीआई हुकूमत से बात करे, मिल बैठे, जी जी, तो वहाँ एक शराइत का अंबार रख दिया जाता है। वहाँ भी कोई 2 पॉइंट ऐसे होंगे ना जिस पे दोनों मुत्तफिक होंगे। वहाँ 2 पॉइंट पे नहीं, वहाँ कहा जाता है पहले हमारे सारे पॉइंट माने फिर बात होगी। और स्टैब्लिशमेंट ने खसूसन आर्मी चीफ की तकरीर के बाद और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जी जी, चूँकि धुंध छट गई, हाँ जी। पता चल गया कि भाई उधर से तो कोई जवाब नहीं है और उधर से मामला खराब ही है, वहाँ कोई आपकी सुनवाई नहीं होने नहीं वाली। हो सकती। तो ठीक है। फिर उसके बाद रह क्या गया था, उसके बाद मौलाना साहब रह गए थे। और मौलाना साहब के साथ मिलके आपका क्या ख्याल है ज़ुबैरा? मुझे तो ये लगता है मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ मिलके कोई तहरीक चलाते हैं और वो तहरीक कामयाब हो जाती है और पीटीआई इक़्तिदार में आ जाती है, फ़र्ज़ करते हैं, जी जी, फ़र्ज़ करने में तो कोई हर्ज नहीं, मैं समझ गई आपकी और उसके बाद पीटीआई जो है वो मौलाना साहब को कोई सीट ऑफर करेगी, ऐसा ही होगा जैसे मौलाना इसी साहब के तरह साथ अब हो रहा है। उस वक्त फिर मौलाना साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नुखैज भाई सिर्फ एक मिनट, जी जी, ये कोई नई बात तो नहीं है। सियासी जमातें मिलकर जद्दोजहद करती हैं और फिर बाद में अपना हिस्सा ले उठती हैं, मैं आपको कुछ पीछे रह जाते मैं हैं। आपको बताता हूँ। तो फिर ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा, सुने ना, इस लेकिन दफा इसके बावजूद इत्तेहाद बनते हैं, इसके बावजूद मूवमेंट्स चलती हैं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ। मैं शुरू ही होने लगा था, फिर आप हाँ, मैं भी शुरू नहीं होने लगा, एक जुमला आ गया तो आप कबूल फरमा लें। मैंने कहा हो गया खत्म। हाँ, अच्छा, हो ओके, गया, हो ठीक गया। है। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान, मुझे तो लगता है कि वो दबाव इसलिए बढ़ा रहे हैं हुकूमत पे जी जी, कि पीटीआई के थ्रू कंधा वो पीटीआई का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दबाव ज्यादा पड़ा, इसी गवर्नमेंट ने कोई उन्हें ऑफर कर दी, अच्छी ऑफर कर दी, अच्छा, तो वो कहेंगे बिस्मिल्लाह, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। साहब आपकी बात कंप्लीट करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। खोसा साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बड़ी अफसोस की बात है रऊफ़ हसन साहब पर जो हमला हुआ है, आपका पीटीआई का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है?
देखें, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये रियासती दहशत गर्दी का जो शख्स था ना, ये एक जारी उस्तारी है और पीटीआई के ही लोगों को जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है। मेरे घर पर फायरिंग की गई, मेरा ड्राइवर जख्मी हुआ, गाड़ी को गोलियां लगी। ये अगर समझते हैं कि इस अंदाज से खाइफ हो जाएंगे, इस तरह से जो है अपना प्रॉक्सीज को भेजकर, तो प्रॉक्सी का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तेमाल किया। हाँ जी, उसका रिएक्शन भी देख लिया फिर उन्होंने। जी मेहरबानी करें, ये रियासत की जो है रेट बहाल होनी चाहिए और जो भी इसमें देखें सीसीटीवी कैमरा साफ दिखा रहा है, जी जी। उन लोगों को फौरी गिरफ्तारी की जाए, उनको पूछा जाए कि आपके सहूलतकार कौन है, आप किस मकसद के लिए आए, किसने आपको भेजा, क्यों कर आपने जो है उसको एक बिल्कुल निहत्ता और खाली बेज़रर शख्स है अपना रऊफ हसन, वो टीवी के चैनल के सामने उसको जो है दिन दिहाड़े इस तरह से अगर। लेकिन खोसा साहब बड़ी माजरत, ये कोई मामला, कोई निजी मामला भी हो सकता है ना, या इस पे वही परसेप्शन है जो आपके ज़हन में आई है? देखिए जो भी है इसकी इंडिपेंडेंट तहकीक करें, लेकिन मेरे ज़हन में तो एक ही बात आई है और वही बात जो है आजकल हो रही है। आप देखें, जजेस को भी ज़ेरे बार किया जा रहा है, सियासी कारकुनों पर भी यलगार है एक, और जिस अंदाज से यहाँ आपके कानून बदले जा रहे हैं, यहाँ एक जो डेफेमेशन लॉ को बदला है ताकि आप लोगों का मीडिया को भी जो है वो गर्दन उनकी कैसे दबाई जा सके और किस तरह से जो है एक अपना ही एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए और बाकी सबकी नफी और एनिहिलेट कर दिया जाए, ना आवाम की कोई सुनवाई हो, ना आवाम के वोट की कोई इज्जत और कदर हो, उसको भी पामाल करके। खोसा साहब बताइएगा, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका, या आपका डाउट या ये जो भी आप बात कर रहे हैं आपका इशारा किन की तरफ है? देखें, मुझे ये नहीं है, लेकिन रियासत की ये फर्ज है, जो हुकूमत है उसका फर्ज है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है कि वो हर शहरी की जो है उसकी हिफाजत करें, उसके चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करें और उसकी जो है उस पर कोई किसी किस्म की आंच ना आए, हमले इस तरह के कातलाना हमले करना ये जो है सरकार की जिम्मेवारी है, एजेंसीज की जिम्मेवारी है। अगर एजेंसीज और अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी और चीज में पड़ जाती है और वो टारगेट करती है उन लोगों को जो अपोजिशन के हैं, यहाँ या तो अगर होता ना कि हुकूमती कोई जो है कारिंदा उसको एमएनए एमपीए या हुकूमती जो है स्पोक्स पर्सन पर अटैक हुआ होता तब तो समझ आती थी। ये क्यों है कि सिर्फ ऑपोजिशन और सिर्फ इमरान खान ही के स्पोक्स पर्सन और उन्हीं के जो है एमएनए पर जो अटैक किए जाते हैं और उन्हीं को जो है सारी। चले सर, हम तो ये चाहते हैं इसकी तहकीकात हो जाए और ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाए। अब एक और मामले के बारे में भी मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। फजलुर रहमान साहब के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं सर, इसका मेन एजेंडा क्या है और क्या डिस्कस हो रहा है इन मुलाकातों में, क्या करने जा रहे हैं उनके साथ मिलके आप? देखें, मैं खुद कराची हो गया हूँ, मैंने यहाँ भी जो है जमात इस्लामी के जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब और जो है हमने लियाकत बलोच साहब और बाकी जो है मंसूरा में उनके साथ भी मुलाकात मैंने की। फिर मिनहाजुल कुरान में ताहिरुल कादरी साहब तो मुल्क में तशरीफ नहीं फरमा, लेकिन खुरम गंडापुर जो उनके यहाँ होते हैं वो उनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी नशिस्त रही। और आज मैंने जो है डॉक्टर आरिफ अलवी को कराची में उनसे मुलाकात की और फिर साथ ही पीर पगाड़ो साहब से भी मैंने बात की। और ये सारा एक देखें आइन क्या एजेंडा है सर इन मुलाकातों का, यही मैं जानना चाह रही हूँ। तो इनका यही है कि आइन की जो है बहाली के लिए, आइन पर अमलदारी के लिए एक ऐसी तहरीक है। पहले हुकूमतें गिराने या हुकूमतें बनाने की तहरीकें चलती थी, अब हम आइन पर अमलदारी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक हम चला रहे हैं। लंदन प्लान के बाद कहीं ये सिंध प्लान तो नहीं आ गया? नहीं, लंदन प्लान तो बदकिस्मती से बैरून मुल्क बैठकर जो कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है वो सब आपके सामने है।
اب یہاں تو یہ انڈیجنس ہے, یہ تو ہماری اپنی تحریک ہے, اور ہم اپنا عمرانی معاہدہ آئین پاکستان پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تحفظ کیا جائے. آئین پاکستان کی اگر تصحیح ہوتی ہے, آئین پاکستان کو پامال کیا جاتا ہے, آئین پاکستان کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے, آئین پاکستان کو جو ہے ان کے عوام کی جو ہے خواہشات اور امنگوں کو اگر اس طرح سے جو ہے ان کی نفی کی جاتی ہے اور حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور حکومتیں جو ہے بکھاڑی جاتی ہیں, تو یہ میرا نہیں خیال یہ کھیل تماشا بند خوشا ہونا صاحب چاہیے. سر یہ بتائیے کہ آج پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی ضمانت کے اوپر رہا ہو کر گھر آ گئے ہیں, اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آج ایک فیصلہ آیا ہے, ٹیرین وائٹ کا جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار پایا ہے, اور 190 ملین پاؤنڈ میں آپ وکیل تھے, اس میں بھی ضمانت مل گئی. تو یہ حقیقی ریلیف ہے یا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ریلیف ہے سر؟ نہیں دیکھیں, اب عدالتوں سے جو وہ خوف تھا, عدالتوں پر جو انہوں نے انہوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا, آپ نے دیکھا جب 6 جج صاحبان نے یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا اور پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ ہوا, تو انہوں نے جب باقی ہائی کورٹ سے بھی جو ہے کامنٹس اور ان کی جو ہے رپورٹ طلب کی, تو ساری ہائی کورٹ اس ملک کے ساری ہائی کورٹ کے ججز نے لکھ کر باقاعدہ بھیجا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ایجنسیز اور ایگزیکٹو ہمیں بھی مداخلت کر رہی ہے, ہمیں بھی انصاف کے راستے میں جو ہے حائل ہو کر روڑے اٹکاڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے, اور پشاور ہائی کورٹ تو اس حد تک گیا کہ جب ہم نہیں مانتے بات تو اکراس دا بارڈر, ہمیں بارڈر پار سے جو ہے دہشت گردوں سے ہمیں جان کی دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں. بالکل سر, یہ بیانات ان کے سامنے آئے تھے. میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابو بکر صاحب نے آپ سے اگلا سوال پوچھ لیا. آپ نے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی, اس میں آپ نے ایک نام لیا جو یہاں پر ہے نہیں, طاہر القادری صاحب. پچھلی موومنٹ میں وہ آپ کے ساتھ تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, آپ کو نہیں لگتا ان کو بھی بلانے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھیں, جب خرم گنڈا پور صاحب سے بات ہوئی ہے تو بالکل وہ طاہر القادری صاحب ہی کی ترجمان ہے, اور انہوں نے بڑا مثبت ہمیں جواب دیا ہے. انشاءاللہ وہ آئندہ عنقریب ہمارے اس جو تحریک ہے اس میں وہ شامل اور شریک ہوں گے. سیاسی کزن پھر ملیں گے سر؟ جی چلے ٹھیک ہو گیا. لطیف کوثر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. نقیر صاحب آپ اپنی بات. جی جی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست نہیں, ریاست بچاؤ, سیاسی کزن, وہ دھرنا اور اس قسم کا ایک ریپلے پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اس میں مولانا صاحب کا ایڈیشن ہو گیا. مولانا صاحب کا ایڈیشن ہو گیا, اس میں بھی کچھ لوگوں کا ایڈیشن ہو گیا تھا, کچھ لوگ مائنس بھی ہو گئے تھے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ تو 14 کے دھرنے میں طے ہو گیا تھا کہ کوئی اس طرح کا موب جو ہے, کوئی گروہ یا اس طرح کے ہجوم وہ حکومتیں نہیں گرا سکتا. کل آپ نے ہم نے سنوائی بھی تھی یہاں پہ مبشر لقمان کی گفتگو بھی نہیں پریشر تو وہ دیکھے نا, وہ آپ نے ملک ریاض والی گفتگو کل سن لی تھی نا, کہ انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے کہا تھا جی میں نہیں جاؤں گا, کر لیں گرفتار جو کرنا. بات یہ ہے کہ اس قسم کا پریشر جب بنے گا تب دیکھا جائے گا. ابھی تو یہ ساری صرف باتیں ہیں. اس طرح کا پریشر تو خان صاحب پہ بھی آیا تھا, انہوں نے بھی. میرا نہیں خیال کہ قادری صاحب اس دفعہ وہ سارا دوبارہ سے دہرائیں. فضل الرحمان صاحب بھی تو سیٹ سنبھال ان کی جگہ وہ سنبھال سکتے ہیں. حضور والا 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو, دوسرے بندے مولانا فضل الرحمان ہو گئے, پہلے بندے ہیں گنڈا پور صاحب. ہاں جی ٹھیک ہے, آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ نہیں کر کے رہیں گے, ہے ہی نہیں وہ تو اندر کے بندے ہوئے نا پھر. اچھا اگلا جو ٹاپک ہے مجھے آپ دونوں سے ان پہ جو ہے وہ شارٹ کامنٹ لینا ہے. ابو بکر صاحب پہلے آپ پہ یہ جو سوال آپ نے کیا تھا ابو بکر صاحب کھوسا صاحب سے کہ اب یہ جو ریلیف مل رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ کیونکہ بیسٹ گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ میں خان صاحب جو باہر آ جائیں گے. 2 کیسز رہ گئے ہیں جن میں ان کو سزا ہوئی ہے. دیکھیں ابھی بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا 1 ماہ میں تو مجھے تو نہیں لگتا, چونکہ جس طرح فیصلے آئے تھے اور جس طرح سے ٹرائل ہوئے, ظاہر ہے ابھی اور بھی بہت سارے مقدمات ہیں, 1-2 اور کی بھی کوئی تیاری ہو رہی ہے. جی جی, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اتنی جلدی جان چھوٹ جائے. لیکن یہ جو پرویز الہی صاحب والا معاملہ ہے, بہرحال یہ تو ان کا بہرحال کریڈٹ ہے کہ لگ بھگ 1 سال جو ہے انہوں نے اس حالت میں گزارا ہے. ابھی بھی وہ مجھے یاد ہے یہی گرمیوں کے دن تھے لاسٹ ٹائم جب وہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں, لاہور کی ضلعی عدالت میں وہ پیش ہوتے تھے. تصویر آج بھی ویسے کے ویسے, اور آج وہ اپنے گھر آ گئے.
कम से कम पीटीआई में 2 लोग ऐसे थे जिनके बारे में कतई तौर पर किसी को उम्मीद नहीं थी, एक शाह महमूद कुरैशी जी, जी। साहब और एक परवेज़ इलाही साहब। जी, इनके जी। बारे में था कि जब दबाव बढ़ेगा तो ये फिर दूसरी साइड पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों शख्सियत जो हैं, दोनों रहनुमा जो हैं, इन्होंने ये अंदाजे गलत साबित किए हैं। ठीक हो गया। परवेज़ इलाही साहब का बहरहाल इसमें कद काट बढ़ेगा, तहरीक इंसाफ में उनका इज्जत और एहतराम पहले से बढ़ गया हुआ है। जो कुर्बानी उन्होंने चौधरी ज़हूर इलाही हाउस में दे दी है, बिल्कुल जिस तरह से वो पूरा घराना टूट गया है, हालांकि उनकी रवादारी की और उनके ब्रदरहुड की तो लोग मिसालें देते थे चौधरी बरादरान की, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिस तरह के हालात हुए, अभी भी फिर वो जिस कह रहे हैं नहज मैं पे था चले उनके गए। साथ और रहूंगा जी जी, अभी भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि जिस तरह से मैंडेट उनके घर में वहाँ गुजरात में चुराया गया, फिर वो कह रहे हैं कि जब तक उसकी तहकीकात नहीं होती ठीक है। और चौधरी शुजात साहब के बच्चे जो हैं वो इस पोजीशन से पीछे नहीं हटते और वो माफी नहीं मांगते, ठीक है। तब तक वो कह रहे हैं कोई सुलह नहीं है। चले ठीक हो गया। तो मुझे फिलफौर तो कोई सुलह नहीं ये नजर आ रही। वही परवेज इलाही की बात हो रही है ना, वो जी जी जी, उन्हीं की हो रही है, उन्हीं की हो रही है, पंजाब के डाकू जिनको कहा उन्हीं था। की हो रही है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ बात हो रही है इस पूरे साल जी, की, मैंने कहा मैं नौकरी साहब, एहतियातन पूछ रहा हूं। इस बात पे तो आप मुझे नहीं पता। इत्तेफाक तहरीक करेंगे। इंसाफ पे उनके हवाले से इस राय से वो रुजू कर चुके हैं। लेकिन नुकेश साहब आप और वो इत्तेफाक करेंगे practically एक साबित साल करके पे हैं। जैसे वो साबित कदम देखिए- रहे हैं वो। देखिए एक मिनट, चले हम उन्होंने 2 चीजें ऐसी हैं जो जिससे उन्होंने पीटीआई के लोगों का हार्ट विन किया है। एक, उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे जो भी हालात थे, सुमेरा, एक असेंबली सवाल तोड़ कर लेने दी। दें अबू बकर साहब एक जुमला सर इजाजत दे दें। एक, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, नताइज उसके जो भी निकले मुझे ब्रेक भी वो लेनी है। तहरीक इंसाफ के साथ रहे। ठीक है। दूसरा ये कि उन्होंने इस आजमाइश में भी नहीं वो चुना। पंजाब के डाकू थे या नहीं? ये बात तो अगर वो थे तो आपके रुजू करने से क्या? नुकेश साहब, इस तरह के सियासी बयान तो फिर बहुत सारे लोग देते रहे हैं। पीछे हट गए यहूदियों वाले बयान से। तो चीनी चोर और ये वो सारे वो भी अब सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। कल्चर से मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लोगों को पीछे हटना चाहिए। चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो भी बड़ा अहम है, फैसल वाडा साहब का, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे फैसल वाडा साहब। आज बहुत गरजे बरसे, उन्होंने ये कहा कि प्रॉक्सी, वादा कह दिया आपने। फैसल वाडा साहब प्रॉक्सी कहकर वो कह रहे हैं कि जी मेरी साख को मजरू किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मैंने बातें की हैं मैं एक बात पर कायम हूँ। उनका लबो लहजा देखते हैं और उनकी बातें जो उन्होंने की हैं वो सुन के, क्योंकि हम वो बातें नहीं कर सकते, वो सुन के वापस आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शक खून मारने की बात की जाएगी, इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि साथ ना खड़े होने की वजह से ये एडवांटेजेस इस मुल्क के अंदर ली जा रही है। जज अतर मिन्ना साहब कमेंट करते हैं, अपना बायस दिखाते हैं एज ए जज। कानूनी तौर पे कोई भी आप जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। इल्जाम लगाया है मुझ पे प्रॉक्सी। हाउ डेयर अ जज कैन क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी without an evidence? How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. डिफेम किया गया पाकिस्तान को, डिफेम किया मेरी इंटेग्रिटी को, क्वेश्चन किया मेरी इंटेग्रिटी को। एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। नुकेश साहब, हाउ डेयर कहते हैं जी, एविडेंस तो देना पड़ेगा। बड़े सख्त अल्फाज, बड़ा सख्त लहजा। जी जी, और मैं ये समझता हूँ सुमेरा, इस मुल्क में सबकी इज्जत है, एक आम बंदा जो है उसकी भी इज्जत है। तो जिस तरह हम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को मुखातिब करते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो दूसरे लोगों को भी इज़्ज़त और एहतराम से मुखातिब करें। सही। और दूसरी बात ये कि हमने अदालतों में सुना, ये अल्फाज हमने सुने, गॉड फादर, सिसिलियन माफिया, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज हमने सुने। और लेकिन गुजारिश ये है कि जब आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ये फैसल वाडा साहब हैं, ये तो सियासतदान ही रहेंगे। इन्होंने आज भी सियासत करनी है, कल भी करेंगे, परसों भी। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे तो 500-600 साल करते रहे, ठीक है, हमें इसमें क्या। लेकिन वहाँ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उन्होंने एक टेन्योर के बाद रिटायर्ड हो जाना है। बिल्कुल सही। तो इज़्ज़त और एहतराम का तकाजा ये है कि आप वहाँ सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रोटोकॉल की बजाय इज़्ज़त कमाएं। हमारे कई लोग जो हैं, उनकी ख्वाहिश होती है जब वो किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो प्रोटोकॉल के ज़रिए से, प्रोटोकॉल तो खौफ का नाम है कि खौफ के तहत लोग आपको सलाम भी करें, खौफ के तहत लोग आपके सामने झुक भी जाएं, जी जी, खौफ की वजह से वो आपकी इज्जत भी करें।
تو ایسی عزت تو پھر اپنے کرسی کے ساتھ ہی ہوئی نا. بالکل صحیح. تو لیکن عزت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ دیکھیں نا, فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بھی بات سنیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی الزام لگائے گا تو پھر مجھے بتائیں نا کہ, اور وہ خصوصاً ہوں بھی منصف, تو انہیں بھی تو ثبوت دینے چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہے ہیں میرے اور ان کے لیے ایک ہی قانون ہے. یہ جو ہم نے یہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے نا جی کہ فلاں کے سامنے نہیں آپ بول سکتے, فلاں کے سامنے یہ نہیں ہوگا, تو گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا احترام ہے, آپ قابل احترام ہے, لیکن جو عوام ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو یا کوئی ایسا بندہ جو جوڈیشری سے متعلق نہیں ہے, اس کو بھی احترام سے بلایا جا سکتا ہے. 100 باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن احترام کے دائرے میں رہ کے اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کو بھی تھوڑا سا لہجہ نرم رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ لیکن ہاؤ ڈیئر ٹائپ کے الفاظ جو ہیں, یہ اس ٹائپ کے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ اس قسم کی کھلی جنگ کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ جی جی پہلے جنگ چل رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, بالکل بظاہر لگ رہا ہے جیسے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے. اب اس میں پارلیمنٹرین بھی شامل ہو جائیں گے, بالکل صحیح. پھر اس میں عام عوام بھی کود پڑے گی, پھر اس میں مختلف محکمے کود پڑیں گے. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے. کم از کم فیصل واڈا صاحب کو تھوڑا تہذیب کے دائرے میں رہ کے, اور اگر ادھر سے وار ہوا تھا تو کم از کم آپ ایسی زبان استعمال نہ کرتے. لیکن اب انہوں نے چونکہ زبان استعمال کر دی ہے ایسی, تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آگے اللہ کرے جو دوسرے فریق ہیں وہ رسپانس جو ہے وہ ذرا نہ. بالکل صحیح. ابوبکر صاحب, وہ یہ جو نخیز صاحب بات کر رہے ہیں, وہ واوڈا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ مجھے عدلیہ سے پہلے بھی انصاف کی توقع نہیں ہے, اب معلوم نہیں توہین عدالت میں کیا ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے اس سارے معاملے؟ دیکھیں, اگر آپ کو انسٹیٹیوشنز کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو کیا پھر اس طرح کے لب و لہجے کے ساتھ دھمکا کر اور بے عزت کر کے انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے آئینی عہدیداروں کو, تو کیا پھر آپ کتنا دیر سروائیو کریں گے؟ کیا ریاستیں, ملک یا جمہوری معاشرے ایسے چلتے ہیں؟ ہماری ان سے بھی گزارش ہے نا. اب یہ ایک فرد واحد ہیں, ان کے مقابلے میں ایک انسٹیٹیوشنل ایک پوزیشن ہوئی ہوئے, کچھ خطوں کا معاملہ ہے, اس کے اوپر ایک از خود نوٹس ہوا ہوا ہے, لارجر بینچ اس کو سن رہا ہے. آپ درمیان میں کیوں کود رہے ہیں؟ بالکل آپ موقع دیں. چونکہ اس کے باوجود ایک جج صاحب نے دوبارہ لیٹر لکھ دیا کہ جی اب مجھے فلاں صاحب نے فون کیا یا مداخلت کی کوشش کی, تو محترم ججز بیٹھے ہیں, وہ ان کو گرل کریں, ان کے ساتھ جرا کریں, ان سے ثبوت مانگیں, کچھ نہ کچھ کریں گے. ہمیں اپنی سپریم جوڈیشری کے اوپر اعتماد تو کرنا چاہیے نا. بالکل صحیح. ہم بھی تو آؤٹ آف نو ویئر آتے ہیں, اٹھتے ہیں, کسی پریس کانفرنس کے لیے فون کرواتے ہیں ابوبکر صاحب انہیں, اور آ کر ہم بھی تو وینم شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو اچھی بات منٹ کے لیے سن لیجئے مجھے بھی. ابوبکر صاحب, فیصل واڈا صاحب نے آپ کے علم میں ہوگا, انہوں نے کیس چونکہ ان کے کیس سے ملتا جلتا تھا اس لیے انہوں نے اس پہ بات کی تھی. اس کا بیک گراؤنڈ مس کر رہے ہیں نا. اس جج صاحب نے پہلے بھی 6 خطوں میں ایک پوزیشن لی, پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی یہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک ڈیجیٹل کے اوپر کمپین چل گئی کہ جی ان کی دوہری شہریت کا معاملہ ہے. اس پر تو باقاعدہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن آ گئی ہے کہ جی ایسی کوئی آئینی پابندی نہیں ہے. لیکن جس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آئینی پابندی آ رہی ہے, اب آ جائے, جب آ جائے گی پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کر لے گی تو میں اور آپ اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے. جب ایک قانون ہی نہیں ہے اس کے اوپر پھر آپ اس طرح سے سکینڈلائز کریں, یہ تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ جس اسمبلی میں کھڑے ہیں یہاں گرجنے اور برسنے کی بجائے آپ قانون سازی کریں. بالکل, ان کو تو قانون سازی کے لیے لابنگ کرنی چاہیے نا. اگر یہ خود نہ ہے اس معاملے کے اوپر, یہ تو کنونس کریں پارلیمنٹیرینز کو, بھائی اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر ادھر دوسری طرف یہ کیوں, اس پہ ہم کوئی قانون بنا دیں. قانون بنا لیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو یہ پارلیمنٹ میں جو لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں قانون سازی کے لیے بھیجتے ہیں اور لیگل سلوشنز کے لیے بھیجتے ہیں, تو خام خواہ کی تقریریں کرنے اور ڈرانے دھمکانے اور یہ شعلہ بیانی کے لیے تو نہیں بھیجتے. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ اس طرح کے لب و لہجہ ہوگا تو اس سے جو آگ لگے گی اس میں ان کا بہت کچھ جل جانا ہے. لیکن لب و لہجے کا خود بھی گمنامی کی زندگی میں چلے جائیں گے, ایک جج کا سر لے جائیں گے. وہ دیکھیں نا, یہ میں ابوبکر صاحب کی بات سے متفق ہوں. جج زیبا کے بارے میں بھی جو کچھ کہا گیا تھا وہ بھی غلط. بالکل, اس پہ معافی مانگی جا چکی ہے, نہیں کہنا چاہیے تھا, اور شاید ابھی تک کیس قائم ہے. بالکل صحیح. دونوں طرف کی بات ہے نا, دونوں طرف سے اپنے لب و لہجے کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس وقت بھی آپ کنڈیم کر رہے تھے اس کو. بالکل کر رہے تھے, عدالتوں میں ججوں کو آپ پتہ نہیں کہاں کر رہے تھے. مجھے میرے پولیٹیکل لیڈر کو ابوبکر صاحب آئندہ کے بعد آپ جہاں بھی کنڈیم کریں گے, مذمت کریں گے, آپ اسکرین شاٹ بھیجیں گے نخیز صاحب کو, ہم یہاں پروگرام میں چلائیں گے. سر اب تو بات ریکارڈ ہو رہی ہے نخیز صاحب. اس وقت بھی سارے میڈیا جج زیبا والی بات آپ اس وقت دل پہ لگا کے بیٹھ گئے. اب آپ اسکرین شاٹ لے کر آئیں گے, آگے بڑھنے دیں اس ملک. اچھا بات سنیں سمیرا, مجھے کہہ رہے ہیں کہ دل پہ لگا کے بیٹھ گئے, ملک کو آگے
بڑھنے دیں, اور واؤڈا صاحب پہ پوری تقریر انہوں نے کر دی ہے, یعنی ان کو رگڑیں. سر میرا خیال ہے پھر ہمیں یہ موضوع نہیں رکھنا چاہیے تھا. آپ یہ کہیں بات ہی نہیں کرتے تو پھر یہ موضوع ہی نہیں رکھنا چاہیے, اس کو بھی رگڑ دینا چاہیے. میں تو جائز بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو ایوان ہے یہ قانون سازی کے لیے, بالکل صحیح. میں وہی اگر ججوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے تو پھر مرضی ہے. بالکل غلط پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ واؤڈا صاحب کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اگلا ٹاپک جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے جو اکانومی کے جو چیلنجز ہیں. ظاہر اب شہباز شریف صاحب بہت کوششیں کر رہے ہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کی, مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے جو ہے معاہدے بھی ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں, اور حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو گاہے بگاہے جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی جا رہی تاکہ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے, اور اس کے بعد پھر باقی ممالک کی طرف بھی جایا جا سکے اور حالات کو جو ہے وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے. نقیب صاحب, آئی ایم ایف کی طرف سے ظاہر ہے اب نئی شرائط آ گئی ہیں. ٹیکس ہدف کی انہوں نے بات کی ہے کہ 1300 ارب روپے اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے. اب یہ نیا جو پروگرام ہے یہ مزید ظاہر ہے عوام کو تنگ 12,400 ارب انہوں نے ہدف رکھنے کی تجویز دی ہے. جی جی, تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ کو ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے نا. جو آپ کا ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا وہ آپ کو کہتے ہیں ٹیکس اکٹھا کریں, وہ غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں, آپ ان کی شرائط سے نکل جائیں گے. ہاں بالکل صحیح ٹیکس دیں آپ. آج آپ کے پاس پورا ٹیکس اکٹھا ہو تو آپ کو یہ ماننے کی ضرورت نہیں. ہم تو پھنستے ہی وہاں ہیں کہ جہاں ٹیکس لوگ نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. آئی ایم ایف بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہے. یہ بھی تو حکومت کا کام ہے نا کہ وہ اداروں کو کرنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی حکومت ہو اسے یہ کرنا چاہیے. ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ اگر آئی ایم ایف کرتی ہے تو وہ کس کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہے؟ ویسے بھائی obviously عوام کے لیے ان کا تو پیسہ واپس مل ہی جائے گا انہیں. اس کے بعد جو آپ کے ملک کی صورتحال ہوگی وہ تو بہتر ہو جائے گی کہ آپ پوری طرح ہر بندہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. تو مختصر بات یہی کروں. ٹھیک. اچھا ابوبکر صاحب, بات تو صحیح ہے. جو بھی حکومت آتی ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے اور حکومت اس کی طرف توجہ کم, اور جو آئی ایم ایف پھر شرائط رکھ دیتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہیں جس کو پھر برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور فلفل بھی کرتے ہیں. پھر دیکھیے آپ نے 1-2 منٹ مجھے دینے ہیں. اول تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو مطالبے ہیں وہ بالکل درست ہیں. وہ کہتا ہے کہ اپنے ملک میں مالیاتی ڈسپلن لائیں, بالکل چونکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ کمپلائنس کریں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں, ایک ایسی گلی میں کھڑے ہیں جس میں ہمارے لیے پرابلم ہے. ٹیکس نیٹ ہم سے بڑھتا نہیں ہے, اور جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں جو لوگ موجود ہیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں آلموسٹ 70% سے بھی زائد لوگ وہ ہیں جو آلریڈی سیلریڈ کلاس ہیں. صحیح. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے جائیں اور یہ ٹیکسز کی مد میں عوام سے لیتے جائیں دوسرے ہاتھ سے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کی لائف جو ہے وہ اور زیادہ بری صورتحال میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بڑھتے ہوئے ٹیکسز ہیں ان کو ریونیو کا ٹارگٹ ہم نے پورا کرنا ہے انڈسٹریلائزیشن سے. اپنے انڈسٹری کا پہیہ چلائیں, لیکن بات یہ ہے کہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, اتنی ہائی انرجی کاسٹ کے اوپر ملک میں کون انڈسٹری چلائے گا؟ انڈسٹری بند پڑی ہے. جب آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوں گی تو آپ ریونیو کہاں سے کمائیں گے؟ یہی ہوگا نا, جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو فردر ٹیکس کریں. اب آپ یہ جو نئی ٹیکسیشن ہم سن رہے ہیں یہ جو سولر کے اوپر ہے, یہ 2 طرف سے ظلم ہے. ایک تو عام شہری کے جو حقوق ہیں اس کے بھی خلاف ہے. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ پھر حکومت ٹیکسیشن نہ کرے تو پھر آئی پی پیز کو جو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہیں وہ ہم کہاں سے دیں؟ تیسرا یہ جو کلائمیٹ کے لیے ہم سگنیٹری ہیں نا, اس نقطے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اس میں یہ جو رینیویبل انرجی ہے, یہ جو پیرس پروٹوکول ہے اس کے ہم پابند ہیں. اس کو ہم نے عام کرنا ہے, اس کو ہم نے پھیلانا ہے, اس پہ ٹیکسیشن کم کرنی ہے. یہاں پلان ہو رہا ہے کہ ہم اس پہ فردر ٹیکسیشن کر دیں. آپ کی جو سولر انرجی ہے, تو ہمارے پاس اس ساری صورتحال سے نکلنے کا کوئی کلیئر وے نہیں ہے. وہ تب نکلے گا جب پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, بڑے فیصلے ہوں گے, اور ملک میں ایک شاندار قسم کا آپ کہہ لیں کہ کریک ڈاؤن بھی ہوگا جو اس طرح کے لوگ جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, اور دوسری طرف انڈسٹری کا پہیہ بھی چلے گا. ادروائز تو پھر یہ دائرے کا سفر. بالکل صحیح. نقیب صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جب یہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو یہ عوام کے اوپر ہی خرچ ہوگا, جس سے ملک میں بہتری آئے گی اور اس طرح کے جو تلواریں ہمارے سروں کے اوپر لٹک رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. نقیب صاحب اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے, کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, یہ جو حتک عزت 2024 قانون جو ہے وہ منظور ہوا. کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے بہت عجلت میں اس کو منظور کیا. اس کا مقصد جو ہے وہ صحافیوں کی زبان بندی بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء کا جو بیانیہ ہے وہ موجودہ حکومت اپنا رہی ہے. تو آپ اتفاق کرتے ہیں ان تمام باتوں سے؟ نہیں, یہ کچھ لوگوں کی جھوٹ بندی
का कानून है कि वो झूठ ना बोल सकें। और दूसरी बात ये सुमेरा, मुझे समझ नहीं आती, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक सहाफ़ी ने खबर लगाई थी, वो शायद सिख थे जी जी, और फिर उन्होंने माजरत भी कर ली, उन्हें चैनल से निकाल दिया गया, तो उस पर हमारे कुछ साथी तंजीमें उनके साथ खड़ी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने फेक न्यूज़ लगाई और उन्होंने तस्लीम किया कि मैंने फेक न्यूज़ लगाई, माजरत की उन्होंने। तो इस पे उन्हें क्या करना चाहिए था? इनाम देना चाहिए था। नहीं, माजरत की, वो इसलिए लोग खड़े हो गए थे कि जब उन्होंने माजरत कर ली तो चैनल से नहीं, ये कोई तरीका होता है? माजरत तो करनी चाहिए थी उन्हें। बिल्कुल, उसके बाद तो इदारे का काम था ना, वो उन्हें निकालता ये रखता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई माजरत कर लेगा तो उसके बाद उसको रखना है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कुछ साफी भाई ये चाहते हैं कि जो मर्जी हम लगाएं, हम पे कोई एतराज़ ना करे। इसी वजह से जिन लोगों के साथ ये मीडिया ट्रायल के मसाइल होते हैं ना, जरा उनसे जाके पूछें कि होता क्या है। पहली बात तो ये कि कानून हतक इज्जत का है, इसका नहीं, मीडिया का नहीं है। और इस हतक इज्जत में एक आम बंदा भी शामिल है। मैंने उस दिन भी बात की, कल शायद आपसे बात हो रही थी, आम बंदा, और ये हतक इज्जत में अपोजिशन शामिल नहीं है। क्या अपोजिशन के खिलाफ कोई बयानबाजी होगी तो अपोजिशन उस कानून का फायदा नहीं उठा सकेगी? अभी थोड़ी देर पहले अबू बकर साहब ने कहा कि वाडा साहब की बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो हम इकट्ठे खड़े होंगे। कानून बना लें तो मामला खत्म। तो कानून बना लिया ना, वो मंजूर भी हो गया, कानून मंजूर हो गया। जहां तक ये बात कल भी हो रही थी कि जिस स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं, तो सहाफ़ी सिर्फ स्टेक होल्डर्स नहीं है इसके। और दूसरी बात ये कि अगर नहीं, ये तो आप तय कर रहे हैं ना, ये हम साफी बैठे हुए हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि हम बड़े स्टेक, कैसे का काम है वो स्टेक होल्डर? नहीं, तो वो लिखने पढ़ने को कौन मना कर रहा है? कमाल कर रहे हैं आप। मुझे बताएं, झूठ तो उनसे कंसल्टेशन कर लें तो कौन सी क्या कंसल्टेशन बताएं ना? की नहीं तो कानून साजी करनी चाहिए, ये मैंडेट है, लेकिन उसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, उनको आप टच कर लेंगे, मैंने आपको कहा उनकी तजावीज लेंगे तो आसमान गिर जाएगा। तो अब सुने, जमहूरी हुकूमतें कंसेंसस पैदा करती हैं। कानून पास हो गया, तजावीज दे दें, उसमें अमेंडमेंट हो जाएगी, उसी कानून के तहत हो जाएगी। नहीं होती, पहले फीका में नहीं हुई थी। आप मुझे बताएं अबू बकर साहब, अमेंडमेंट नहीं हुई थी? इस पे मैं हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ, यही बात चल रही है ना, उनसे कंसल्ट कर लिया जाता। दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, तजावीज सामने तो लाए ना, मीडिया में दें, पता चले कि उस पर बहस करें। मैं ये समझता हूं जो कोई गलत खबर लगाए, वो किसी के खिलाफ भी हो, जो किसी की तौहीन करे सोशल मीडिया पे, जो किसी के खिलाफ प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। कोई है जो ये कहे कि नहीं जी मैं तो किसी की तौहीन करूंगा क्योंकि मुझे आज़ादी राय है, और इसकी मुझे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। इस मुल्क में बर्बादियां इसीलिए आई हैं कि डेफेमेशन का कानून काबिल अमल था ही नहीं। लोग जमानत हो जाती थी, उसके बाद पड़े हुए हैं, केसेस पड़े हुए। आज तक किसी को आपने सुना हो किसी ने कोई डैमेजेस मिले हो किसी को? ठीक कह रहे हैं। कोई किसी ने पैसों का दावा किया और उसे पैसे मिल गए लो। और ये आप यकीन करें, कभी आप अदालतों में जाए ना, ये डेफेमेशन का, हमारे कई साफी दोस्त हैं, उनको ये नोटिस आता है ना, तो कहके लग जाते हैं कि भाई तेरी जान छुट गई, होड़ कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो सकता। डेफेमेशन के कानून के मुतालिक लोगों की ये राय है कि ये कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो है। ऐसी जब आप इसको ऐसा बनाएंगे, फिर उसके बाद लोग एक दूसरे की उछालेंगे पगड़ियां, और पगड़ियां उछालने के बाद उन्हें डर भी किसी का नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा। तो पगड़ियां उछालने से बचाना है, तो कल अबू बकर साहब बात कर रहे थे, यूरोप की तर्ज पे लाएं, निजाम लाएं, तो बात तो करे किसी के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा अबू बकर साहब, आज़ादी इज़हार राय का गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जा चुका है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये कानून तो फिर बहुत बेहतर है। देखिए, कवानीन सारे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो सूरत हाल प्रिवेल कर रही है या जो चैलेंज है उससे निपटा जाए, और उसमें हिकमत ये होती है कि जो इस तरह का मुआशरा हो जहाँ सियासी तकसीब और शोर शराबा अपने अरूज पे हो, वहाँ तो कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ अपोजिशन को भी साथ लेना चाहिए, और उस शोबे से दीगर जो लोग होते हैं उनकी भी राय ले लेनी चाहिए। सही। अब ये जो हतक इज़्ज़त का कानून है या जो फेक न्यूज़ का मसला है, ये क्या, या पगड़ी उछालने वाला, ये क्या सिर्फ पंजाब में है या केपी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिंध में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यहाँ पर उनको जरूरत महसूस हुई, उन्होंने कर लिया, वहाँ पर वो भी कर ले, वो भी कर ले। मेरी यार सुन लेना, सेंटर में जो है PMLN की हुकूमत है ना, और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। आप इसको लार्जर स्केल के ऊपर कौमी असम्बली में ले जाएं, आप इसको अच्छी तरह डिबेट कर लें, हो सकता है इस पर स्टेक होल्डर्स की आप राय भी ले लें। अगर प्रेस क्लब्स या दीगर सहाफती तंजीमें कह रही हैं तो ये कोई खिलाफ आइन तो नहीं है।
देखे ना, आर्टिकल 19 भी तो बुनियादी हकूक के चैप्टर में से एक है ना। जी जी बिल्कुल। आम आदमी से मुताल्लिक भी है और सहाफ़त के मुताल्लिक भी है। सहाफ़त की तो रोजी रोटी इसी से चलती है। सही। देखिए ये एक बारीक फ़र्क है कि आप कानून बनाकर आपने जो खबर देनी है, ये भी बुनियादी बात है कि वो खबर जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होनी चाहिए। उसमें आप तनकीद तो करें मगर तज़हीक नहीं कर सकते, आप बदतहज़ीबी नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बारीक फ़र्क होता है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ इस तरह की तकसीम बहुत हो, इख्तलाफात बहुत हों और जमहूरी कल्चर जो है बड़ा कमज़ोर हो, ठीक है, उसमें कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही। ऑलरेडी इस मुल्क का मसला, मैं तो कहता हूँ कवानीन की कमी नहीं है, ठीक है, कवानीन पर अमल दरामद। अबू बकर साहब, इस कल भी कहा था जो सुमेरा कवानीन मौजूद है। इस वक्त जो कई यूट्यूबर्स हैं, हाँ जी, वो बेसिकली यूट्यूबर्स हैं। उनको आखिरी जुमला आप कभी नहीं सुने, मौजूद है, वो ऐसी खबर देते हैं जिसका तसव्वुर नहीं, अंदर को ना कोई बात ना हुकूमत और बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, कानून बिल्कुल ये अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया गुल नखीज़ अख्तर साहब आपका भी और अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।